हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के साथ हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी के कुछ केसेस जो लीगल जीके के पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो डिस्कस करूंगा मैं, आयुष सांघी। तो आइए देखते हैं इस सीजन का पहला केस। इसको कहा जाता है जस्टिस करनान केस कंट्रोवर्सी, जिसकी वजह से कुछ सवालों के जवाब उठाए गए, जैसे क्वेश्चन ऑन प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। किस तरीके से जजेस को अपॉइंट करा जाता है, उस प्रोसीजर पे सवाल उठाया गया कि क्या वो प्रोसीजर ठीक है, गलत है, क्या वही प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए या उसके सिवा कोई नया प्रोसीजर भी काम में लाना चाहिए। तो वीडियो प्रस्तुत करूंगा मैं, आयुष सांघी। आइए देखते हैं कि ये वीडियो किन किन एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट रहेगा। तो कई सारे एग्जाम्स हैं जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की कैटेगरी में आते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जैसे कि क्लैट, IBPS लॉ ऑफिसर, फैकल्टी ऑफ लॉ एग्जाम, ALET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स और स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए ये लीगल जीके के पोर्शंस पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पर लीगल जीके के तौर पे और लीगल एप्टीट्यूड के अंदर बहुत सारे केसेस डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि स्टडी आईक्यू ने लॉ एग्जाम्स के लिए एक ऑल लॉ एग्जाम्स की पेन ड्राइव को लॉन्च करा है। इस साल इन्हीं पेन ड्राइव कोर्सेज के कुछ स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी रैंक आई है, जिसमें से ऑल इंडिया रैंक 1 ALET में स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से ही आई है, हमारे इसी वाले कोर्स की वजह से। तो आप देख सकते हैं इस कोर्स की क्या रीच है और किस तरीके से इसका स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हुआ है। तो ये सारे लॉ एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं जस्टिस करनान केस। तो जस्टिस करनान केस डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करनान है कौन और इनको किस बिहेवियर के तहत कंट्रोवर्शियल माना गया था। तो जस्टिस करनान कंट्रोवर्सी शुरू करते हैं। जस्टिस CS करनान को अपॉइंट किया गया था मद्रास हाई कोर्ट के जज के तौर पे एक कोलिजियम सिस्टम द्वारा। कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बनाया जाता है कुछ जजेस को अपॉइंट करने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत ये डिसाइड हुआ था कि जितने भी कोर्ट के जजेस हैं वो अपॉइंट होंगे कोलिजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन पे, जिसको हेड किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हेड करेंगे सिस्टम को और अपने सबऑर्डिनेट से ओपिनियन लेने के बाद जो भी नाम सामने आते हैं उनकी रिकमेंडेशन भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो कि जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से जस्टिस करनान को अपॉइंट किया गया था मद्रास हाई कोर्ट के जज की तरह। लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा खराब होने लगा था। इट वॉज अनयूजुअल मद्रास हाई कोर्ट के लिए, और उन्होंने कई सारे डिसीजंस ऐसे लिए थे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो मतलब अपने आप ही, ये सारे लीगल टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काम आएंगे जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सुओ मोटो मतलब अपने आप, खुद ही, मतलब सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कंप्लेंट नहीं करी, लेकिन कोर्ट ने अपने आप ही इसी चीज को रिकॉग्नाइज करा कि एक जज जो है वो बहुत खराब बिहेवियर की वजह से सारा माहौल खराब कर रहे हैं। और किसी भी तरह के ऑफेंस, जैसे कि फनी रिप्लाई देना, किसी का मजाक उड़ाना और उल्टे सीधे ऑर्डर देना, जिससे कि हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी कम होती है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो डिसीजन लिया और इनको कुछ केसेस में ट्राई किया गया। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो डिसीजन लेना पड़ा। टाइमलाइन के साथ आपको एक एक चीज़ में ढंग से समझाऊंगा कि क्या हुआ था करनान केस में। पहली कंट्रोवर्सी हुई थी सन 2011 में। 2011 में जस्टिस करनान की वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई चेन्नई में और ये बोला कि उनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अपनी कास्ट, अपनी जाति की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है हाई कोर्ट में। उन्होंने ये कहा कि उनके साथ में जो उनके दोस्त हैं, जो जजेस हैं, कंपेनियंस हैं, वो उनको कास्ट के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे बांट रहे हैं, उनको नीची नज़रों से देखते हैं, क्योंकि जस्टिस करनान दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो इस कारण उन्होंने काफ़ी हेडलाइन, काफ़ी न्यूज़ ग्रैब करी 2011 में। इन चार्जेस के लिए जस्टिस करनान के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया। तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब यह है कि जो लॉ के प्रोविजंस हैं, जो कानून है,
उनके अगेंस्ट अगर आप जाते हैं, उनके विपरीत चलते हैं, तो उसे कंटेम्प्ट कहा जाता है। तो अगर कोई कोर्ट में केस लड़ रहा है और कोई जज अपने नॉर्मल तरीके से कायदे कानून से परे होकर चलता है, तो उसे कंटेम्प्ट माना जाता है। तो ये जज जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे अपने दोस्तों के ऊपर केस करा, तो उसको भी कंटेम्प्ट माना गया और इनके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया गया फॉर मेकिंग एलिगेशंस विदाउट एनी सब्सटेंशियल प्रूफ। किसी तरह का कोई ठोस नहीं है, सबूत नहीं है, और इन्होंने डिसरिस्पेक्ट के साथ अपने ही कंपेनियंस को, मद्रास हाई कोर्ट के जजेस को, इस लाइट से देखा। तो ये पहली कंट्रोवर्सी थी 2011 में, जहां इनके ऊपर चार्ज लग चुका था। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, कहानी चलती है 2015 तक, जब दूसरी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो 2015 के अंदर जस्टिस करनान ने फिर वही करा, जहां पर उन्होंने खुद सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, मतलब अपने आप ही प्रोसीडिंग्स यानी कि छानबीन शुरू कर दी थी अपने चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ। तो मद्रास हाई कोर्ट के जज थे और अपने सीनियर यानी कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ अपने आप ही प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी। और किस ग्राउंड्स पे करी थी, किस बिना पे करी थी? सेम ग्राउंड्स पे करी थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, जाति आधार के बेसिस पे, जातिवाद करने के बेसिस पे इन्होंने उनके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू कर दी। इसकी वजह से इनके ऊपर फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा था। इसलिए नहीं क्योंकि इनके पास ठोस सबूत नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई जज खुद ही अकेले अपने बिना पे कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी बिहेवियर अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी के प्रोसेस हमारे न्यायालय के प्रोसेस के खिलाफ माना जाता है, न्यायालय के खिलाफ माना जाता है। न्यायालय के लिए ये चीज अच्छी नहीं है और उसकी इज्जत इससे कम होती है। साथ साथ आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, जैसे कि और जजेस करे जाते हैं जिनका रिकमेंडेशन आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो चीफ जस्टिस ऑफ कोई भी किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं, वो अपनी पावर्स के अंदर एक्ट करते हैं और उनके अगेंस्ट किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स को शुरू करना आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो जस्टिस करनान ने खुद ही अपनी पावर के बियॉन्ड जाकर उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी थी, जहां पे जज के कैरेक्टर पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया था रिगार्डिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये दूसरी कंट्रोवर्सी थी जब उनके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया गया। तो कंटेम्प्ट के चार्ज के सिवा उनका जो बिहेवियर था, उनका जो रवैया था, वो नॉर्मल नहीं था, वो अजीब सा था। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट को चिट्ठियां लिखा करते थे, जहां पे वो अलग अलग जजेस के खिलाफ लिखा करते थे रिगार्डिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद का आरोप लगाते थे दूसरे जजेस के ऊपर। तो वो एलिगेशंस थे जो कि डेफोमेटरी माने जाते थे, बहुत कम बिना पे अच्छी लाइट में नहीं लिए जाते थे, और वो किसी भी तरह के एविडेंस के साथ, ठोस सबूत के साथ सपोर्टेड नहीं होते थे। इनसे जब जब पूछा गया कि इनके पास क्या सबूत है, क्या चीज़ है, इनकी तरफ से कभी भी कोई भी इनिशिएशन या किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं पेश करवाया गया, जिसकी वजह से इनके बिहेवियर को, इनके रवैये को अनयूजुअल यानी कि अजीब सा माना जाता था। हर बार जब उन पर किसी भी तरह का चार्ज लगता कंटेम्प्ट का या उनसे जवाब मांगा जाता, तो वो एक ही चीज़ कहते कि उनको एक नमूना समझा जाता है, एक अनइम्पॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंट इंसान समझा जाता है, जिसको वो डमी कहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दलित है और उनकी जाति नीची मानी जाती है। तो इस बिना पर उन्होंने बहुत सारी प्रोसीडिंग्स बिना किसी की परमिशन के, और बार बार उनको जब बोला गया था, मना करा गया था, उसके बावजूद उन्होंने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अपने ही जजेस के खिलाफ, अपने ही फेलो जजेस के खिलाफ शुरू करी मद्रास हाई कोर्ट में, और इस वजह से उनको ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया। तो यहां पर उनका कन्फ्रंटेशन हुआ सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो जब उनका बिहेवियर, जब उनका रवैया बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया, जहां पर उनको कई तरह के चार्जेस के साथ अक्यूज करा गया, वो टॉर्चर करते थे और बाकी सारे जस्टिसेस को, बाकी सारे जजेस को, ये बोल बोल के कि बाकी सब करप्ट है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, बिना किसी ठोस सबूत के। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको धमकी दी कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं और वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू कर देंगे अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं रोका और अपने ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करा। तो एक मीटिंग हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर के साथ, और टीएस ठाकुर ने कन्विंस करा कि उनका ट्रांसफर, तबादला कर दिया जाए मद्रास हाई कोर्ट से कोलकाता हाई कोर्ट में। उन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी और ये कहा कि उनका मेंटल बैलेंस यानी कि मन का आपा खो चुके थे। तो ये उन्होंने रीज़न दिया, प्ली ली अपने अजीब से बिहेवियर की तरफ। लेकिन कहानी दोस्तों यहाँ ख़त्म नहीं होती है।
तो अभी चलती हुई कंट्रोवर्सी क्या हुई कि वो बार बार चिट्ठियां लिखा करते थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने तकरीबन 20 जजेस को अक्यूज करा था ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन। तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सबको उन्होंने अक्यूज करा था कि ये करप्ट जजेस हैं। तो ये इंसिडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक कॉग्निसेंस लिया और उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को शुरू करा कि वो कंटेम्प्ट में है, कोर्ट के कंटेम्प्ट में है। तो कंटेम्प्ट चार्जेस उनके अगेंस्ट प्रोसीड हुए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच बिठाई। अब ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली 7 जजेस की बेंच बहुत कम बिठाती है, लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की बेंच बिठाई इस केस के लिए, क्योंकि इस केस में बहुत ज्यादा पानी सर के ऊपर चढ़ चुका था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बेंच बिठाई तो जस्टिस करनान ने इन्हीं 7 जजेस के खिलाफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में एक केस फाइल करने के लिए अर्जी दी। मतलब आप सोच के देखिए कि जो जजेस उनके खिलाफ रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, जो जजेस उनके खिलाफ कंटेम्प्ट के चार्जेस को लेकर प्रोसीड कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ इन्होंने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में केस फाइल कर दिया, ये बोलकर कि ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो उसके बाद SC ने उनसे जवाब मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा और उनको बोला बेंच के सामने अपेयर होने के लिए, जो कि वो नहीं हुए। ही डिड नॉट अपेयर बिफोर द बेंच। इंस्टेड उन्होंने ये बोला 7 जजेस को कि वो उनके सामने अपेयर हो अपने ही केस में, अपने ही कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए कि वो वाकई अपने मन का संतुलन खो चुके हैं, अपने दिमागी संतुलन को खो चुके हैं। तो उन्होंने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने से भी बंद कर दिया। इस वजह से ना तो वो अपेयर हुए, ना उन्होंने अपना मेडिकल टेस्ट करवाया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय उनको गिरफ्तार करने के। तो जस्टिस करनान को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया गया। वो कलकत्ता से भाग निकले, कोयम्बटूर में एक होटल से उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद उनको कोर्ट में पेशी करी गई और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। अब यहाँ पे देखिए ये केस है, लेकिन इस केस से जो सवाल निकल कर आते हैं वो बहुत ही ज़रूरी सवाल है, जो भी आप लोगों को एज लॉ स्टूडेंट्स पता होने चाहिए और हम सबको उन सवालों पे डेलिबरेट यानी कि सोचना चाहिए। आइए देखते हैं वो सवाल कौन से हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि जजेस को अपॉइंट कैसे करा जाता है, जजेस को अपॉइंट करने का प्रोसीजर, यानी कि किस तरीके से क्या स्टेप्स आप अपॉइंट करते हैं, चूज करते हैं जजेस को अपॉइंट करने के लिए। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है इस चीज में। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपनी ही जजमेंट को बहुत शर्मनाक बताया है कि क्या कोलिजियम सिस्टम सही है जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि अगर कोलिजियम सिस्टम के द्वारा जस्टिस करनान जैसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है तो वो बहुत ही शर्मनाक बात है। तो उन्होंने ये बताया कि इस केस से 2 चीज़ें निकल कर आती हैं, यानी कि 2 चीज़ें गौर करने वाली हैं। पहली चीज़ है कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, क्या प्रोसेस है और किस तरीके से जजेस को सिलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट करा जाता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या चीफ जस्टिस के पद पर, उनको कैसे अपॉइंट करा जाता है। तो इसका पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसको रीविजिट यानी कि दोबारा से देखा जाए। और दूसरी चीज जिस पे आवाज उठाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या हमारे देश में कोई कानूनी तरीका है, यानी कि कोई लीगल रिजीम है, जिससे कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, कोई जज उल्टा सीधा बिहेवियर करता है, तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट बॉडी रजिस्टर होनी चाहिए जो उसके खिलाफ एक्शन ले सके। टू डील विद सिचुएशंस वेयर द कंडक्ट ऑफ अ जज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, उसके अपने रवैये के लिए, बिहेवियर के लिए उसके अगेंस्ट अगर कंप्लेंट करनी हो तो वो किसी लीगल रिजीम के तहत देखी जा सके, जहां पे कोई करेक्टिव मेजर हो सके अदर देन इम्पीचमेंट टू बी टेकन। तो ये 2 चीजें हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। पहला है प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसको दोबारा से देखना पड़ेगा, और एक लीगल रिजीम, एक कानूनी रास्ता बनाना पड़ेगा जजेस के अगेंस्ट कंप्लेंट्स को डील करने के लिए। प्रोसीजर तो हमारे पास है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो ठीक नहीं है। वी लैक प्रोसीजर। एक तो है कि सीधा जज को बाहर निकाल दो, इम्पीच कर दो। इम्पीचमेंट का मतलब कि जजेस के अगेंस्ट आप मुकदमा चलाएं और तब तक उसे आप इम्पीच कर दोगे, यानी कि ऑफिस में नहीं रहने दोगे, सीट से रिजाइन करवा दोगे जो भी जज गलती करता है। तो ये बड़ा एक्सट्रीम एक्शन माना जाता है। तो हमारे पास या तो कोई एक्शन नहीं है या इतना एक्सट्रीम एक्शन है, तो बीच का कोई तरीका नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल ये बोला कि लैक ऑफ प्रोसीजर, हमारे पास लैक ऑफ प्रोसीजर है। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यह उठाया, जस्टिस करनान जैसे लोग अपनी कास्ट को लेके, अपनी जाति के आड़ में
बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि जो भी बात वो बोलेंगे वो मानी जाएगी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि कहीं पे भी आप देखिए रिजर्वेशन या किसी भी तरह का आरक्षण जो दिया जाता है, जहाँ पे आप लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचाते हो, वो फ़ायदा इसलिए पहुँचाते हो क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड अचीव करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड अचीव करने की कोशिश में एक कुछ ऐसे लोगों को सीट पे बिठा देते हो जो अपनी सीट का गलत फायदा उठाते हैं, तो ये भी सवाल उठाने वाला है। आपको फायदा मिलेगा रिजर्वेशन का, आपको अपनी कास्ट की वजह से जो रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए, वो आपको मिलेगा, वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आप उस चीज का गलत फायदा नहीं उठा सकते। ये दूसरा सवाल उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और जो तीसरा सवाल उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो ये है कि मीडिया ने जस्टिस करनान केस को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाइट में उठाया है और बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करा है, बहुत ज़्यादा टीवी पे दिखाया है। तो एक करनान वेव के नाम से एक वेव फैल गई, जिसकी वजह से हमारे कानूनी सिस्टम का, जुडिशरी का, कोर्ट्स का मजाक उड़ के रह गया है, एक मौकरी बन के रह गई है। तो फॉरेन मीडिया यानी कि हमारे देश के बाहर की मीडिया भी इंडियन जुडिशरी के ऊपर हंस रही है। तो ये 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, जहां पे सबसे अहम मुद्दा है कि क्या अपॉइंटमेंट का सिस्टम सही है। अगर वो सही है तो जो लोग अपॉइंट होते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कोई लीगल रिजीम क्यों नहीं है। और जस्टिस करनान जैसे लोग जो अपने कास्ट की आड़ में अपनी वीकनेस छुपाते हैं और गलत फायदा उठाते हैं अपनी सीट का, उनके अगेंस्ट किस तरीके से एक्शन लिया जाए, ये तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। 7 जजेस की बेंच बिठाई गई थी जो कि जस्टिस करनान के केस की तरफ देख रहे हैं और इसमें सुनवाई कर रहे हैं। तो यहां पे ये पूरा केस है जस्टिस CS करनान का, ये आपके लीगल जीके के पोर्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा ही एक और केस हुआ था कुछ साल पहले, जिसका नाम है केस ऑफ जस्टिस नागार्जुन रेड्डी। तो इन जस्टिस को भी इन्हीं ग्राउंड्स पे अक्यूज करा गया था, जहां पे ये जबरदस्ती प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे थे अपने कास्ट के बेसिस पे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा केस पहले भी हो चुका है, दोबारा भी हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या हमने ऐसे केसेस के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया या नहीं लिया। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि कोलिजियम सिस्टम को दोबारा से रिविजिट करना चाहिए, इसको रिव्यू करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट जो है जजेस का वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अभी ट्रांसपेरेंसी कम है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, लेकिन कम है। जो केसेस जितने पेंडेंट पड़े हुए हैं, जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, उन पेंडिंग केसेस को ख़त्म करने के लिए कोई तरीका गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को निकालना पड़ेगा। और सिर्फ वही लोग जज बने जो कि क्वालिफाइड है उस पोस्ट को हैंडल करने के लिए। अगर कास्ट बेस्ड जजेस या कास्ट के बेसिस पे किसी को जज बनाया जाता है, तो ऐसा हमें देखना पड़ेगा कि वो अपनी सीट का गलत फायदा ना उठा पाए। तो इस कंक्लूजन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, जहां पे हमें कई सारी चीजें सोचने का मौका मिलता है। तो यहां पे 3-4 चीजें हैं जिस पे मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो इनमें से कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमने कई सारी बॉडीज बनाई थी, जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको टिप्स के तौर पे दूंगा। जैसे कोलिजियम सिस्टम को हमने ये बोला था कि NJAC टाइप किसी बॉडी को इन्वॉल्व करा जाए कोलिजियम सिस्टम की जगह, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये कमीशन ऐसी कमीशन है जो कि एक ट्रांसपेरेंट वे में जजेस को अपॉइंट करेगी। तो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस दोनों का ख्याल रखा जा सकता है। तो क्वालिफाइड पीपल भी रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और जजेस का अपॉइंटमेंट भी ठीक तरीके से किया जाएगा। तो इस कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड किया जाता है। इसी के साथ आपको दोबारा से ये बता देते हैं कि ऑल लॉ एग्जाम्स की एक पेन ड्राइव लॉन्च करी है, जो कि सारे लॉ एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट रहेगी। इसका डिटेल्ड ब्रेकअप सिलेबस हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है studiiq.com। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप हर एक एग्ज़ाम के लिए अपनी पेन ड्राइव को ऑर्डर कर सकते हैं। StudyIQ एक बहुत वाइड प्लेटफॉर्म है जो कि अपने सारे कोर्सेज को अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑफर करता है। तो कई सारे और कोर्सेज हैं, ये आप डिटेल देख सकते हैं। SSC और बैंक कोर्सेज, UPSC कोर्सेज, जिन पे अभी 21 जुलाई तक डिस्काउंट वैलिड है। तो ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए और बाकी कोर्सेज को खरीदने के लिए आप इन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।